सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीबी प्रजापति और आज मैं एक नया सब्जेक्ट देखा जाए तो सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में है। उसकी बात करते हैं वेटनरी, हम रेडियोलॉजी की बात करेंगे। आखिर रेडियोलॉजी होता क्या है? क्यों हम वेटनरी में उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए रेडियोलॉजी में आप यदि मेडिकल साइंस में जाते हैं, यदि आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल साइंस में जाते हैं तो डी एक्सरे टेक्नीशियन होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है। अब रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद नीट पीजी निकालेंगे, नीट पीजी निकालने के बाद क्या करते हैं? रेडियोलॉजी करते हैं। रेडियोलॉजी करने के बाद क्या बनते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। उसी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एक होता है। और रेडियोलॉजी में क्या देखते हैं कि आखिर हम कोई भी अब देखिए इसमें एक्सरे है ना, या फिर रेडिएशन के द्वारा एक्सरेज के द्वारा हम क्या करते हैं? जो भी मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है ना, कोई भी फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई भी जानवर है या फिर एनी ह्यूमन है, कहीं से गिर गया या फिर टूट फूट आ गई। टूट फूट कैसे आएगी? कहाँ आएगी? तो हड्डियों में आएगी, है ना। स्केलेटल क्या होता है? इंसान का या फिर एनिमल का स्केलेटन ही एक जरिया होता है जिसके कारण एक बॉडी का निर्माण होता है ना। तो आखिर उसमें कोई टूट फूट आ जाए, कुछ भी आ जाए तो क्या होता है? प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है सर? कि जैसे मान लीजिए हम चल नहीं पाएंगे, है ना, चल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी उंगली है और ये क्या हो जाए? फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर, है ना। तो उसी फ्रैक्चर का हम पता लगाते हैं आखिर कि कहाँ से कोई हड्डी टूट गई, फिर मांसपेशी टूट गई। उसी में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं रेडियोलॉजी और एक्सरे। तो देखते हैं ये आखिर इसकी सामान्य परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है, क्यों हम इसको उपयोग करते हैं। तो रेडियोलॉजी का परिचय और नैदानिक कार्य क्षेत्र, है ना। तो पशु स्वास्थ्य निदान में इमेजिंग का महत्व, है ना, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो रेडियोलॉजी जो होता है यह मेडिकल साइंस की वह मुख्य शाखा है। मेडिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं, वेटनरी साइंस के अंतर्गत ही करते हैं। तो जिसमें विकिरण, है ना, जो रेडिएशन एनर्जी होते हैं, रेडिएशन एनर्जी का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बल्ब जल रहा है या फिर सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आखिर एक एनर्जी के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में वर्क कर रहा है ना, एनर्जी सोर्स के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई हीट है या फिर कोई बाइक जा रही है, उसका इंजन जो है बहुत गर्म है, तो आखिर जब वो निकलती है, फिर कोई ट्रेन आती है बहुत गर्म है, वो निकलती है बाहर बगल से, तो आपको क्या होगा? गर्म सा महसूस होगा। तो आखिर आखिर वह क्या क्या हो रही है? उसकी हीट प्रवाहित हो रही है। किस पे हो रही है? वायु पे हो रही है। वायु से फिर जब हमारे बॉडी पे वो वायु टच होती है तो क्या होता है? हमें गर्म महसूस होता है। उसी प्रकार से रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेडियोलॉजी यानी रेडिएंट एनर्जी का उपयोग करके कोई भी चीज का क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। कोई भी बीमारी, विकृति, है ना, विकृति जो हमारे शरीर पे उत्पन्न हो जाए, बीमारी हो जाए। अब बीमारी के अंतर्गत ही क्या आता है? फ्रैक्चर आता है ना। उसी का क्या किया गया है? बात किया गया है और हम इसमें क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। तो रेडियोलॉजी क्या करेंगे आप? परिभाषा लिख लेंगे जो एग्जाम में आती है। फिर पशु चिकित्सा रेडियोलॉजी क्या होता है? जो पशु चिकित्सा में उपयोग किया जाता है ना। तो इसके अंतर्गत जो पालतू पशु होते हैं, डोमेस्टिक, है ना, जंगली, जंगली यानी कि वाइल्ड लाइफ। अब जैसे वाइल्ड लाइफ, यदि वाइल्ड लाइफ में आपको कोर्स करना है तो पीजी करना होगा वेटनरी साइंस में, ठीक है ना। तो वहाँ के यदि जूलॉजिकल गार्डन के आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर और जूलॉजिकल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो जो वहाँ एनिमल होते हैं, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, जिराफ हो गया, जो जितने भी हैं, उनका यदि इलाज करना तो आपको क्या करना होगा? वेटनरी साइंस में पीजी करना होगा, पीजी भी वाइल्ड लाइफ से, है ना। तो प्रयोगशाला के जीव जो होते हैं, लाइब्रेटरी एनिमल, है ना, और जो पालते हैं पेट एनिमल, है ना, तो आखिर उनमें यदि कोई जटिल रोग समस्या आ गई है, शारीरिक असमानताओं का सूक्ष्म परीक्षण होता है, वो रेडियोलॉजी के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अभी रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो योग्य पशु चिकित्सक विशेषज्ञ जो एक्सरे छवियों का गहन विश्लेषण, एनालिसिस कर सटीक निदान प्रदान करते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारी जॉब लग गई, अब जॉब लग गई, अब बोलेंगे सर कि भैया पता करो, तो हमें पता करना होगा, तो जब हम पढ़े रहेंगे तब तो करेंगे। अभी रेडियोग्राफर क्या होता है? तो वही मैं बोला, टेक्नीशियन, है ना, जो 2 साल का कोर्स करता है, 3 साल का जो कोर्स करता है, वह तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, असिस्टेंट डॉक्टर होता है, जो सुरक्षित रूप से रेडियोग्राफ है यानी कि एक्सरे, एक्सरे प्लेट्स पर क्या करता है? तैयार करता है, या एक्सरे की क्या करता है? विशेष रूप से देखा जाए तो गहन अध्ययन करता है। अब रेडियोलॉजी का उद्भव एवं स्वर्णिम इतिहास, ये स्वर्णिम इतिहास क्या होता है सर? तो सिंपल सी बात है, आखिर रेडियोलॉजी का उद्भवन कहाँ से हुआ है? आखिर वह कैसे कैसे खोज हुई, है ना। तो एक्सरे की खोज 8 नवंबर 1895 को, मैंने क्या बोला कि 8 नवंबर 1895 को जर्मन भौतिक विज्ञान विलेम कॉनराड रोंटजन, है ना, डब्ल्यू सी रोंटजन, जिसे आप कह सकते हैं, है ना, इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो देखो अब यह कैसे किरणें होती हैं? अदृश्य विकिरण होती हैं। कैसे होती हैं? अदृश्य विकिरण होती हैं। अब किरण और विकिरण देगा तो इसमें भी क्या होता है? अंतर होता है। तो हमें क्या करना है? विकिरण, तो विकिरण की खोज की, है ना। फिर प्रथम दंत रेडियोग्राफर यानी कि डेंटल डेंटल जो डेंटल डेंटिस्ट जो कार्य करते हैं ना, वर्क करते हैं, तो आखिर जैसे मान लीजिए हमारा चबड़ा है, अब मस्त जा रहे हैं गाड़ी से, उड़ाते जा रहे हैं, किसी को कट मार के और धड़क गए,
है ना? जब ढड़क गए तो हमारे दाँत ही उखड़ गए। तो आखिर डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो आखिर वो किस प्रकार से पता करेगा कि दाँत कहाँ से टूटा, फिर जबड़ा कहाँ से टूटा, है ना? तो कोनिंग और मॉर्टेन द्वारा सफलतापूर्वक क्या किया गया था? प्रथम दंत रेडियोग्राफी किया गया था। फिर प्रथम इंटेंसिव स्क्रीन पुपिन द्वारा फ्लोरोसेंट पदार्थों की मदद से तैयार की गई थी। तो आपको क्या करना है? लिखना है। रेडियोधर्मिता की खोज, है ना? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम यौगिकों में इसकी खोज की थी, है ना? यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम, उसमें क्या किया था? खोजा था। किसको? रेडियोधर्मिता को, है ना? किसने खोजा था? हेनरी बेकरेल ने। फिर पशु चिकित्सा रेडियोलॉजी के मील के पत्थर, अब ये क्या होता है मील के पत्थर? देखिए जो इंग्लिश जो मैंने पीडीएफ बनाया था, इंग्लिश पीडीएफ जो मैं बनाया था, अब इंग्लिश को अब मैं हिंदी में तो टाइप कर नहीं सकता, फिर टाइप करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया है, हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में बदल दिया है। तो थोड़ी से मील के पत्थर क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो प्रथम वेटनरी रेडियोग्राफर, है ना? तो वर्ष 1896 में, देखो ये 1895 में और वो 1896, कौन? पशु चिकित्सा यानी वेटनरी साइंस में। और डंकन पेंटन और डंकन, है ना, द्वारा घोड़े के खुर का एक्सरे किया गया था, है ना? किसके द्वारा एक्सरे किया गया था? पेंटन और डंकन के द्वारा किया गया था। तो आपको क्या करना है? लिखना है, ठीक। प्रथम साहित्यिक प्रकाशन, आखिर इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन का मतलब क्या होता है? कोई भी जब हम खोज करते हैं तो अपनी जो रिसर्च देखा जाए तो बुक होती है, उसमें हम क्या करते हैं? रिसर्च को पब्लिक करते हैं। तो आखिर कब प्रकाशित किया गया? तो जर्मनी के प्रसिद्ध शोधकर्ताओं और आर एवेर्लिन, है ना, आर इवेर्लिन और सी ट्रोएस्टर द्वारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सरे के उपयोग पर व्यापक लेख प्रकाशित किया गया था। व्यापक लेख का मतलब विस्तार पूर्वक। फिर जेरा रेडियोग्राफी क्या होता है? तो भौतिक वैज्ञानिक चेस्टर कॉलर्सन द्वारा शुष्क इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग प्रक्रिया के रूप में खोजी गई थी। तो आपको क्या करना है? अब देखो, प्रारंभिक खोज और मानव इतिहास, है ना? द्वितीय खोज या फिर प्राथमिक खोज वेटनरी में। तो हम सोचें कि हम क्या सर वेटनरी भर पढ़ते हैं? तो नहीं, मैं ऐसा कंटेंट डाल रहा हूँ या फिर प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहे फिर मुझे कहीं से भी कंटेंट उठाना पड़ रहा हो, है ना? ये देखा जाए तो ये जो मानव इतिहास है, वो देखा जाए तो एमबीबीएस थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है, ऐसे कुछ, है ना? सेमेस्टर नहीं चलता, वहाँ इंटरनल चलता है, तो वहां से है, ठीक है। फिर प्रथम वेटनरी है आईवीआरआई से। तो आपको क्या करना है? अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ते रहना है ना? रेडियोलॉजिकल दिशाएं, आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस का जांच कर सकते हैं? तो क्रेनियल यानी कि खोपड़ी, है ना? ये पूरा भाग क्या है? क्रेनियल है। तो गर्दन से लेकर के पूंछ, ये देखो, ये यहाँ से है ना, ये गर्दन से और ये पूंछ है। तो गर्दन से लेकर पूंछ के जोड़ कार्पल और टार्सल जोड़ से यानी कि ऊपर की ओर लक्षित एक्सरे बीम को क्या किया जाता है? फेंका जाता है। ऐसे एनिमल या फिर ह्यूमन से बात करें तो ऐसे खड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ से डालते हैं, है ना? तो जो बीम जाती है, रेत जाती है, वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करके फिर क्या करती है? जो फिल्म होती है, क्या फिल्म? क्या थिएटर वाला नहीं, फिल्म होता है, यानी कि उसमें हम देखा जाए तो निकलता है। आपको फ़िल्म मिला होगा, किसी का आप एक्स-रे कराने गए होंगे तो जो टूटी होगी हड्डी तो उसमें दिखती है। तो क्या होता है? फ़िल्म होता है ना? कॉर्डल क्या होता है? तो किसी निश्चित बिंदु से पीछे की ओर। अब देखो क्रेनियल की बात है, मैंने ये बोल दिया है ना, क्रेनियल का मतलब ये होता है कि एनिमल में आखिर क्रेनियल का पार्ट, कॉर्डल का पार्ट, रोस्ट्रल का और डोर्सल का। तो कॉर्डल का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से पीछे की ओर का भाग, कार्पल या टार्सल जोड़ का पिछला ऊपरी भाग होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। तो आखिर हमें यदि कार्पल और टार्सल जोड़ का पता लगाना है और एक्सरे डालना है या रेडियोलॉजी का उपयोग करना है उसपे, तो हमें कॉर्डल साइड से क्या करना होगा? फिक्स करना होगा। रोस्ट्रल पशु के सिर पर नाक की ओर जाने वाली या आंख से थूथन यानी कि नोज, ये वाला पार्ट क्या होता है? थूथन होता है, जिसे क्या कहते हैं? नोज वाला पार्ट, है ना? वो होता है। डोर्सल क्या होता है? सिर गर्दन पीछे, है ना? सिर गर्दन और पूंछ की ऊपरी ऊपरी सतह की ओर फेसिंग, जो कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ लक्षित हो, वहां से हम क्या करते हैं? सेट करते हैं और बीम डालते हैं, रिज डालते हैं। फिर वेंट्रल शरीर के निचले हिस्से या पेट एब्डोमेन, एब्डोमेन वाला भाग, ये क्या है? एब्डोमेन वाला भाग है ना? तो यहाँ क्या करते हैं? केंद्रित एक्सरे डाला जाता है। फिर पामर क्या होता है? पामर का मतलब क्या होता है? पशु का जो अग्र पैर होता है, फोरलिम्ब का पिछला जो निचला हिस्सा होता है, हम उसमें क्या करते हैं? फोकस करते हैं। प्लांटर क्या होता है? पशु के पिछले पैर जो हाइंड लिम्ब होता है, क्या बोलते हैं उसे? हाइंड लिम्ब का निचला या पिछला हिस्सा टार्सल के नीचे, है ना? टार्सल के नीचे वाला हिस्सा। फिर प्रोक्सिमल डिस्टल क्या होता है? तो एक स्कैपुला ह्यूमरस के समीपस्थ है, जबकि ह्यूमरस स्कैपुला के दूरस्थ स्थिति होता है। तो आई होप ये चीज समझ आया होगा। मैंने अभी रेडियोलॉजी का कुछ कुछ जानकारी दी है, यानी कि हम ओवरव्यू देख रहे हैं, जिससे कि आगे के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। तो
तो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, हमारा सपोर्ट करते रहें, बेट विजन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें और जो हमने टेलीग्राम चैनल उसमें डाला है, उसमें भी अगले हफ्ते से, अगले मंडे से इसी से रिलेटेड जो क्लास लिया जाएगा ऑनलाइन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाले जाएँगे, उनका भी प्रैक्टिस करते रहना और यदि यदि रिजल्ट अच्छा आता है, तो हमसे मिलना मत भूलें, है ना? जिससे कि सपोर्ट हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही